साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय सियासी न होकर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर चर्चा तो हमें 2-4 दिन पहले ही करनी थी, पर राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे घटित देश में हो रहे थे जिसके चलते हम चाहकर भी इस विषय को बातचीत के केंद्र में नहीं ला सके। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आज फिर एक बार बड़े स्तर पर कार्रवाई की, तो यह विषय आज हमारी चर्चा का हिस्सा बन गया। हमारा आज का विषय पीएफआई पर केंद्रित। हमारा आज का विषय है पीएफआई, मजहब से सरोकार या देश के गुनहगार। संदर्भ यह है कि एक संगठन है पॉपुलर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का जो ये संगठन है, ये 2006-07 में अस्तित्व में आया। इस्लामिक मूल्यों के संदर्भ में इस संगठन की सक्रियता बताई जाती है। वर्तमान में देश की सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक बेहद खतरनाक किस्म का संगठन है, जिसने अपनी स्थापना के 15-17 सालों में न केवल देश के अंदर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का काम भी किया। आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इस संगठन के उद्देश्य के संदर्भ में देश की सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने के लिए यह संगठन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। इस संगठन की कोशिश, इस संगठन का प्रयास, इस संगठन का लक्ष्य यह था कि 2047 जब यह देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय पर यह देश एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर पहचाना जाएगा। संगठन ने अपने कार्य को विस्तार देते हुए महज 3 राज्यों से बढ़ते बढ़ते तकरीबन 23 राज्यों को कार्यक्षेत्र में तब्दील कर लिया। दिल्ली स्थित शाहीन बाग में इस संगठन का मुख्यालय है। कहा जाता है कि दरअसल ये सिमी का ही बदला हुआ रूप है। सिमी को जब इस देश में उसकी गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित कर दिया गया, तो एक बदले हुए स्वरूप में यह संगठन अस्तित्व में आया। इस संगठन के संदर्भ में रोचक बात है वह यह कि 2 विपरीत ध्रुव वाले पार्टियां या दल इस संगठन के संदर्भ में एक राय है। एक तरफ लेफ्टिस्ट है, एक तरफ राइटिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब वामपंथी दल और दूसरे तरफ राइटिस्ट का मतलब भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही को लगता है कि इस संगठन का अस्तित्व में होना देश के लिए ठीक नहीं है। केरल की सरकार भी इस संगठन के खिलाफ है और देश की सरकार तो धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। अमित शाह जब 4 अगस्त को बेंगलोर गए थे, उसके बाद ही उन्होंने इस संदर्भ में गंभीरता महसूस करते हुए 7 अगस्त को एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे, देश के सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए थे, और उसका नतीजा ये आया कि गत 21-22 सितंबर को बड़े पैमाने पर छापे की कार्रवाई हुई। तकरीबन देश भर में 15 राज्यों में ये छापेमारी की कार्रवाई के तहत 107 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद आज एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों ने छापेमारी की कार्रवाई 8 राज्यों में की और 8 राज्यों में कार्रवाई के तहत तकरीबन 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अर्थात पिछले एक हफ्ते में इस संगठन से संबद्ध तकरीबन 250 लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि यह संगठन बड़े स्तर पर विदेश से मदद ले रहा था और उस मदद का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में कर रहा था। लेकिन इसका उलट पहलू भी है। एक वर्ग है जो यह मान रहा है और इस पूरी कार्रवाई को इस दृष्टि से देख रहा है कि देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को गुनहगार बताने के लिए, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए। इसलिए किसी भी किस्म की कार्रवाई के माध्यम से देश में यह वातावरण बनाया जाता है कि जो भी मुसलमान है वो केवल और केवल इस देश के खिलाफ काम करने के लिए संबद्ध है। योजनाबद्ध तरीके से देश की सरकार इस संदर्भ में काम कर रही है या भाजपा शासित राज्यों में ये काम हो रहा है। अलग अलग स्तर पर मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और अब पीएफआई के माध्यम से भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि दरअसल मुसलमानों को निशाने पर लाने के लिए कार्रवाई है या केंद्रीय जांच एजेंसियों की एक कार्रवाई देश की सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों ही मसलों को समझना बेहद जरूरी है। इस अहम मसले पर चर्चा के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए संवेदनशील मसले पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि दंडे स्थिता प्रजा सर्वाभयम दंडे विदुर्बुधा दंडे स्वर्गो मनुष्याणाम लोकोयम सुप्रतिष्ठिता। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। मनुष्य का यह लोक और स्वर्ग दंड पर ही प्रतिष्ठित है। वेदव्यास जी के द्वारा यह सूत्र दिया गया। तो कुल मिलाकर दंड के माध्यम से ही एक अनुशासन कायम किया जाता है।
अगर देश में मौजूद कोई संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो क्या उसके संदर्भ में दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस बात को जहन में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश में जिसकी सरकार है, उसके प्रवक्ता के तौर पर गुलरेज शेख मौजूद हैं। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, तकरीबन 137 साल का जिसके पास इतिहास है, उसके प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आज विशेष तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमेशा संयमित और सारगर्भित बात करने वाले अतीकुर रहमान साहब भी खासतौर पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। फहीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लीग के और आंतरिक सुरक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अतीकुर रहमान साहब से करता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 2 बयान मेरे पास में हैं। उन दोनों बयानों को सुन लेते हैं और फिर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनिए एक बार। नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बटते हैं। इस वक्त भी और पिछले कुछ सालों से जो पूरे मुल्क के अंदर खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ पीएफआई के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं या हुकूमत जिन्हें पसंद नहीं करती है, ऐसे सामाजिक संगठन हों, ऐसे जो है इंडिविजुअल शख्सियात हों, अखबार हों और या दूसरे लोग हों, उन सब को हुकूमत ने जो है निशाना बना रखा है। तो ये हाफिज मंजूर साहब थे, पीएफआई से जुड़े हुए। उन्होंने बता दिया कि ये सब सुनियोजित तरीके से। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ऐसे मसलों में हमेशा मुकर रहते हैं, वो तो बता रहे हैं जो भी देश के खिलाफ है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ संघ पर भी हो जानी चाहिए। तो पीएफआई और संघ उन्हें एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इस रोशनी में आगे बढ़ते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, वाकई ये संजीदा मसला है, गंभीर मसला है। जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त हैं, ऐसे संगठन में कार्रवाई की आप हिमायत करते हैं या आप संदेह भरी दृष्टि से इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं? टारगेट किए जा रहे हैं, बदनाम किए जा रहे हैं, राजनीतिक एजेंडे के तौर पर निशाने पर लिए जा रहे हैं, क्या मानते हैं अतीकुर रहमान साहब? धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर मामला है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है जी। और हमेशा हम लोग जब देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो 2 बहुत अहम हमको चीजें सुनने मिलती हैं, वो है जीरो टॉलरेंस जी और नेशन फर्स्ट जी। अब अगर जो संगठन की हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर काफी बुद्धिजीवी बैठकर ये बता रहे हैं कि 10 साल से ये लिप्त थे एंटी सोशल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में, फॉरेन फंडिंग में। तो अब ये जो जीरो टॉलरेंस और नेशन फर्स्ट वाली मामला आ गया तो ये तो यहां पर डेमोलिश हो जाता है कि आप ऐसे संगठन को 10 साल तक आबाद रखते हैं, 10 साल तक फलने फूलने देते हैं, 10 साल तक ऑन अ डेली बेसिस वो प्रेस रिलीजेस इश्यू करते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके ऑफिस बेरर बहुत अच्छी तरह से 26 जनवरी को और 15 अगस्त को रैलीज निकालते हैं। 10 साल तक टॉलरेट करने के बाद में अब जब 2024 आ रहा है तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करके और ऐसा एक तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कल 1-2 चैनल के ऊपर एंकरों के द्वारा खुद मुझे वार्निंग दी गई कि सुधर जाओ, समझ जाओ, अगर आपने पीएफआई के फेवर में एक अल्फाज भी बोला तो जेल की सलाखों के पीछे आप होंगे जी। तो मैं तो काफी डरा हुआ हूं डॉक्टर साहब जी। मैंने बहुत हिम्मत की क्योंकि आप मेरे फेवरेट एंकर हैं, बहुत हिम्मत करके आपके चैनल पर आया हूं मैं जी। और मैं आपके ध्यान में सिर्फ एक पॉइंट लाना चाहूंगा यहां पर जी कि 125 वर्षों से जो आरएसएस ने एक तरह का छलावा क्रिएट किया कि अगर हिंदू और हिंदुत्व संगठित ना हुए जी। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आप पर हावी हो जाएगा जी।
और आज तक के 125 साल में ये रियलिटी नहीं बन पाया। जी। अब क्योंकि सत्ता में हिंदुत्व फोर्सेस हैं, सत्ता में बहुत बड़े बड़े छाती के लोग हैं, तो ये होते होते हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं ये समझ रहा हूं डॉक्टर साहब, जो हमारे बुद्धिजीवी हिंदू लोग हैं, जो मेरे हिंदू भाई हैं, जो जरा भी इन चीजों में यकीन नहीं रखते हैं, इनको डरा के एक छलावा पेश किया जा रहा है, एक फैंटम कॉन्सेप्ट इस्लामिक स्टेट के नाम पर, कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आपने योगदान नहीं दिया तो ये पीएफआई जैसे संगठन, ये पाकिस्तान और आईसिस और तरह तरह के फॉरेन पावर्स, टर्की का भी नाम लिया जा रहा है, ये पीएफआई को पूरा योगदान देके भारत के अंदर 2047 तक के एक इस्लामिक स्टेट कायम कर लेंगे। मैं अधिक रहमान साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपने एक पहलू और दिया कि एक तरफ बात कही जा रही है कि 2047 तक इस्लामिक देश में कन्वर्ट कर देंगे हिंदुस्तान को, ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आपका आकलन है कि इस प्रकार का माहौल बनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। पर इसके साथ में थोड़ा पीएफआई पर दृष्टि डालते हैं, क्या आपको लगता है कि यह एक सामाजिक संगठन है? क्या आप मानते हैं कि यह समाज में दीनहीन लोगों की सेवा के लिए सक्रिय संगठन है, या जैसी अतीत में इसके संदर्भ में गंभीर आरोप केरल सरकार या भारत सरकार द्वारा समय समय पर लगाए गए हैं, इसके संदर्भ में भी आप कुछ कहेंगे? 2012 में हलफनामा दिया था केरल की सरकार ने, जिसमें यह कहा था कि यह संगठन प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का पुनरुत्थान है, जो इंडियन मुजाहिदीन से संबद्ध था। पीएफआई पे तकरीबन 100 से ज्यादा मामले हैं अलग अलग किस्म के, जिसमें हत्या के भी मामले हैं, रंगदारी के भी मामले हैं, डराने धमकाने के मामले हैं, आगजनी के मामले हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं अधिक रहमान साहब, वाकई आप मानते हैं, आप जैसा विद्वान व्यक्ति, कि पीएफआई एक सामाजिक आंदोलन है, समाज में समरसता लाने के लिए समर्पित लोगों का समूह है, और देश की सरकार या कुछ राज्यों की सरकार षड्यंत्र पूर्वक इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? या आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ गतिविधियां संदेहास्पद तो हैं, पर इस बात का आपको क्षोभ है, इस बात की आपको नाराजगी है कि 8 साल तक मजबूत सरकार देश में होते हुए भी ऐसी गतिविधियां चलती कैसे रही? इस बात को लेकर आपकी नाराजगी, आप किस बात से नाराज है, जानने में दिलचस्पी हमारी। जी डॉक्टर साहब, देखिए, ये जो कुछ भी अगर उद्देश्य किसी ऑर्गेनाइजेशन का साबित करने पे हम आमादा हो जाएं जी, तो हमको सबसे पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा। जी, पीएफआई का जो लिटरेचर है और पीएफआई का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047, जी, वो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, क्योंकि कुछ दिनों पहले डिबेट के ऊपर भी ये मामला आया था। जी, कुछ उत्तर प्रदेश में छापे पड़े थे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन लोग ने बरामद किए थे, जिसके तहत ये मालूम पड़ा कि भाई ये विजन 2000 इनका कुछ डॉक्यूमेंट है 2047, जिसमें इस्लामिक स्टेट का मेंशन है। जी। अब जब पीएफआई के लोग चैनल्स के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि भाई ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट प्लेस किया गया है पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, और हमारा जो रियल डॉक्यूमेंट है विजन 2047 वो हमारे वेबसाइट पर है। वो वेबसाइट का डॉक्यूमेंट मैंने निकाला, मैंने पढ़ा, मुझे एक वर्ड भी उसमें मिला नहीं डॉक्टर साहब जो ये मेंशन करता हो कि 2047 तक के वो इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हैं। दूसरा आपका जो सवाल है कि वायलेंस में ये लिप्त है जी, और टीएम जोसेफ नाम का भी एक नाम लिया जाता है कि उसका हाथ काटने में ये बहुत सारे एक्टिविटीज इनकी ऐसी हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब, अगर ये सारी की सारी चीजें केरल में या झारखंड में अगर हो रही थी, झारखंड में तो बैन भी लग गया था, इन लोगों ने कोर्ट के द्वारा उस बैन को हटाया, तो ये कैसे पॉसिबल होता? और केरल की पिनेरी विजन गवर्नमेंट जो सरकार है, वो बहुत अच्छा, सीरियसली मैं उस सरकार को समझता हूं, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल राइवल हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनको उनके स्टेटमेंट में इनकी क्रिटिसिज्म करना पड़ती है। एक्शन क्यों नहीं होता है? तो अधिक रहमान साहब कुल मिला के पूरे मसले को राजनीतिक देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पीएफआई के लिटरेचर में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, उनकी गतिविधियों में ऐसा कुछ आपत्तिजनक तथ्यगत रूप से नहीं है जिसके आधार पर इस संगठन को देश के लिए खतरे के तौर पर देखा जाए। वो तथ्यों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं और एक बार डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास आना चाहता हूं।
डॉक्टर अजय उपाध्याय, ऐसे मसले आपकी पार्टी के लिए बड़े नाजुक होते हैं। इधर कुआ उधर खाई, कहाँ जाई, तो कहाँ जाएंगे आप? पीएफआई के साथ जाएंगे, देश की सरकार के साथ जाएंगे, या कुल मिला के तटस्थ रहते हुए जिसको जो करना है करे, हम अभी अपने देश का चुनावी निपटा लेते हैं, इस राह पे जाएंगे? थोड़ा बताएं ना डॉक्टर अजय उपाध्याय, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा भाषा का प्रयोग करते हो, कहाँ जाएं और कहाँ जाए में जो है हम राष्ट्र के साथ जाए, देश के साथ जाए, देश से नफरत और द्वेष को मिटाए, देश में खुशहाली लाए, प्रेम के धागे को, मोहब्बत के धागे को पिरोने का काम करें। हमारा ये उद्देश्य है। चाहे वो बहुसंख्यक तौर पे कोई हिंसा फैलाने का काम करे, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का काम करे, या अल्पसंख्यक समाज का कोई भी संगठन ऐसा काम करे, हम दोनों का विरोध करते हैं। इसलिए इस कट्टरवाद में फलने वाले लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग का हो या बहुसंख्यक वर्ग का है, दोनों लोग ऐसा कांग्रेस को तभी विरोधी मानते हैं जब उनके इस तरह के एजेंडे को हम बाहर करके देश के एजेंडे को आगे लाना चाहते हैं। पीएफआई पर बात हो रही है, बड़ा तार्किक ढंग से आज सभी लोगों ने यहाँ पे आपके पूरे विश्लेषण में बात आएगी, और मुझे लगता है उस पर सरकार को भी जरूर ध्यान देना चाहिए। 2-3 मुद्दे जल्दी से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी और जो भाजपा की सरकार है, जोगी जी की सरकार है, उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था कि पीएफआई पर बैन किया जाए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी जो सरकार के वकील थे, उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन करने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही साल, 1 साल बाद जब केंद्र सरकार से बात की जाती है तो एएनआई के हवाले से गृह मंत्रालय ने एक सूचना प्रसारित की कि ऐसी कोई प्रक्रिया अधीन में नहीं है, गृह मंत्रालय ऐसा कोई विचार नहीं कर रहा है पीएफआई पर बैन करने का। पहली बात, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि यदि ये संगठन राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र में के सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर रहा है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है, और जो हम शांति और चैन से जीने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो कोई भी संगठन हो, पीएफआई क्यों, हर संगठन पर बैन होना चाहिए और पीएफआई पर भी बैन होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि यह सरकार इतने सालों तक हाथ पे हाथ रखकर और कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं उस पर बैन करती। ये जो चीजें कर रही है, जितना जो कहानी बना रही है, माहौल जो पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ये सरकार समझौता करना चाहती है? कई बार ऐसे दृष्टांत आए हैं जब प्रधानमंत्री जी के जान पे खतरा बताया जाता है, इतने लोगों को मारने की बात आती है, पीएफआई जैसे संगठन पर इतने चीजें सर्च हो रही है, लेकिन इतने वर्षों से जब इनके ही सरकारों ने कहा कि बैन करो, अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ? कौन इस पर बाधा बन रहा है? या कर्नाटका में कोई चुनाव आने वाला है क्या? कर्नाटक में यदि चुनाव है और चुनाव तक यदि ये एक दूसरे से मैं समझ नहीं पाया, आप तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कर्नाटक में कोई चुनाव आने वाला है क्या? आपको जानकारी नहीं है कि चुनाव कहां आने वाला है? ये भाजपा वाले बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव तक सामाजिक सौहार्द कर्नाटक में कैसे खराब किया जाए ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो, और इससे किसको लाभ होगा? अभी से भाजपा को लाभ होगा। तो ये पीएफआई का कहीं कोई एक एजेंडा ऐसा तो नहीं जो राष्ट्र के एजेंडे से बड़ा हो, इनके सियासत का एजेंडा। अजय उपाध्याय, मुद्दे की बात बताइए। आपको इस बात की शिकायत है कि 2017 में बोला था केंद्र सरकार के वकील ने कि हम इस पे प्रतिबंध की कार्रवाई करने जा रहे हैं, अभी तक नहीं की गई, इसका आपको दुख है? दुख के लिए हम आपके साथ। अब ये बताइए कि वर्तमान में माननीय अमित शाह बेंगलोर गए, 4 अगस्त को, 7 अगस्त को बैठक करते हैं एनआईए के साथ, ईडी के साथ, 11 राज्यों की पुलिस के साथ, और उसके बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई का आप स्वागत करते हैं, अमित शाह के हाथ मजबूत करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं, या पीएफआई के साथ खड़े होते हैं? गलत हो रहा है। एक देश के लिए समर्पित संगठन के खिलाफ सत्ता के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके साथ खड़े होते हैं। कुल मिला के कहां खड़े होते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। अमित शाह के साथ खड़े हैं या अमित शाह के खिलाफ खड़े? डॉक्टर साहब 2 बात है, हम ना अमित शाह के साथ खड़े हैं ना पीएफआई के साथ खड़े हैं, हम इस देश की सुरक्षा के साथ खड़े हैं। और यदि देश की सुरक्षा को कोई चुनौती दे रहा है तो यह सरकार का काम है कि उसको बैन पहले उस संगठन को करो जो इस तरह का काम कर रही है, देश में नफरत और द्वेष फैलाने का काम कर रही है, उसको बैन क्यों नहीं ये सरकार करती? अरे तो अमित शाह के साथ खड़े होकर ये मांग कर सकते हैं ना आप। हम अमित शाह के साथ खड़े हैं और ये मांग करते हैं अमित शाह जी केवल इतना ही मत करो, पीएफआई को बैन करो। हम अमित शाह के साथ खड़े नहीं हो, पीएफआई को बैन करो, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है।
खड़े हैं। देश की सुरक्षा पर यदि कोई प्रश्न है तो ये सरकार को पीएफआई पर बैन करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने सीमी पर बैन किया था डॉक्टर साहब, और हमने देखा था तो यदि यह सीमी कहीं तो और डॉक्टर अजय उपाध्याय तार्किक बात कर रहे हैं। पीएफआई को एकदम दानव के तौर पर बताया जा रहा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर बताया जा रहा है भाजपा खतरे में, आरएसएस खतरे में, देश खतरे में। किस कदर तरीके से ये संगठन पूरे देश में नेटवर्क बनाकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील था। वो 8 साल से देश में मजबूत सरकार थी, फिर भी था। कमाल है, ऐसा कमाल कैसे हो पाया? किससे पूछे? गुलरेज शेख हमारे साथ है, भाजपा के जिम्मेदार प्रवक्ता है, वही बताएंगे 8 साल तक इतनी सक्रियता पीएफआई को क्यों करने दी, और उसके बाद अचानक अभी कर रहे हैं तो सबको लग रहा है चुनाव आ गए, आपकी सक्रियता भी आ गई। तो गुलरेज जी, कुल मिला के इस देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चुनाव के अनुसार तय होगी, ऐसा ही है? हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हमारे सभी जो मित्र बैठे हैं पैनल में, सभी ज्ञानी लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा साल होता है हिंदुस्तान में जिसमें मल्टीपल स्टेट्स में चुनाव नहीं होते? ऐसा कोई साल नहीं होता। हर 6-8 माह में मल्टीपल स्टेट्स में भारत में चुनाव होते हैं। तो हर चीज को हम चुनावी प्रक्रिया से अलग रखें तो बेहतर होगा। कम से कम डिफेंस हुआ, आंतरिक सुरक्षा हुआ देश की, इन सब चीजों को रखा। गुलरेज जी, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, रखा। अब इतना बताइए, 8 साल से कार्रवाई नहीं हुई, अचानक कार्रवाई की। 2017 में बोले थे पीएफआई में प्रतिबंध लगाएंगे। देश के खिलाफ एक संगठन आपकी नाक के नीचे 8 साल से सक्रिय है और काम किए जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, सवाल है। इसके विषय में तो बताइए। हिमांशु जी, एकाएक यदि कार्रवाई करते तो ये बात होती और होनी भी चाहिए फिर कि आप जो हैं वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आप बिना जांच भी कर रहे हैं। आज जांच एजेंसियों ने यदि मुख्तलिफ स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, तो उसके पीछे उनकी कहीं ना कहीं स्टडी होगी। कई लंबे समय तक, कई महीनों तक उन्होंने जांच की होगी, उसी के आधार पर कुछ ना कुछ किया होगा। ये एनआईए कोई ऐसा हलवा नहीं है कि गया वो कर लिया। एनआईए की जो चीज होती है वो बिल्कुल प्रोफेशनल जांच होती है, और एनआईए इस देश की सबसे बड़ी एजेंसीज में से आता है। तो हमको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी एक खासियत मैं बोल सकता हूं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। आप कश्मीर घाटी के बाहर, जो कि पुलवामा का विषय हुआ था, कश्मीर घाटी के बाहर एक बड़ा आतंकवादी हमला पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जो 8 साल में हुआ हो। मतलब हमने हर इस प्रकार की जो साजिशें होती थी देश के खिलाफ, जो कि कांग्रेस सरकार में लगातार होती थी, कई वर्षों से, दशकों से चली जा रही थी, उन सबको हमने नाकाम किया है। तो देश सुरक्षित हाथ में है। वो देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा, और किया जा रहा है। तो गुलरेज शेख जी एक तार्किक बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सवाल जितने उठाने उठा लो, पर ये तो बताओ कि 8 साल से जब से हमारी हुकूमत है, देश में कोई आतंकी हमला कश्मीर के अलावा हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण से देश के संदर्भ में लगा हो गया सुरक्षित हाथों में नहीं है? डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास शायद कोई उदाहरण है। गुलरेज जी, चलते हैं अजय उपाध्याय जी। अजय जी, क्या हो गया? जब भी आप कोई बात प्रश्न करेंगे देश के सुरक्षा पर, तो भाजपा वाले कहते हैं कि बात मत कीजिए क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हम तो यही कह रहे हैं, देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पहले आप बैन कीजिए पीएफआई पर, क्योंकि आपकी भी। अरे अजय उपाध्याय जी, अभी विषय पर रही है, ये बताइए। गुलरेज शेख जी का तर्क है भाई हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक तरीके से देश का संचालन कर रहे हैं। इतना बड़ा देश, इन 8 सालों में एक भी ऐसा हिंसक वारदात को घटित नहीं होने दिया गया जो देश के संदर्भ में सुरक्षा को लेकर सवाल उठा सके। ये दावा जो कर रहे हैं गुलरेज शेख, क्या इसे खारिज करने के लिए आपके पास कोई तर्क है? डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट के पटल पर अभी इनके नित्यानंद राय जी गृह मंत्री हैं, इनको बात देखनी चाहिए उस रिपोर्ट को। उन्होंने कहा देश में दंगे जो है 2,67,000 और सांप्रदायिक दंगे जो है 3457 दंगे हुए हैं देश में, दिल्ली देश की राजधानी में। अजय उपाध्याय जी, थोड़ा विषय की गंभीरता पे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं हमलों की, जैसे ताज होटल पे हमला हुआ था। हम बात कर रहे हैं जैसे मुंबई में बम फटे थे। हम बात कर रहे हैं संकट मोचन में जिस प्रकार का हमला हुआ था। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे। 8 साल के संदर्भ में अगर गुलरेज शेख ये दावा कर रहे हैं तो ये श्रेय तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार को जाएगा ही ना, कि नहीं है। पुलवामा के अलावा कौन से विषय के संदर्भ में हम बात करें? बहरहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुलरेज शेख जी का कहना है कि पीएफआई के संदर्भ में अगर हम पहले कार्रवाई करते तो ये कहा जाता जल्दबाजी कर गए, पर
गुलरेज शेख जी, इसका उत्तर तो दीजिए। जो हमारे साथ में अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां क्या कहीं कोई फैब्रिकेटेड तरीके से चीजें तो प्रस्तुत नहीं कर रही। ये बात इसलिए आ रही है कि पीएफआई की वेबसाइट पे उनका विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें इस्लामिक स्टेट की कोई बात नहीं है। उसमें 2047 में इस्लामिक स्टेट के तौर पर देश को बना के तैयार करने की कोई बात नहीं है। और हमारी एजेंसियां ये कह रही हैं कि वो पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें 2047 में ये देश इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो जाएगा, इसके लिए काम कर रहे हैं। इस विरोधाभास पे कुछ कहेंगे गुलरेज जी? नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि एक बार पूरी जांच हो जाने दीजिए। जांच के बाद खुद एजेंसियां और गृह मंत्रालय हो सकता है कि आपके साथ अर्थात मीडिया के साथ प्रेस वार्ता करके गुलरेज जी कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए ना, अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। लेकिन कैसे चलने दें? लोगों को ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से जो सिलसिला चल रहा है कि इस देश में मुसलमानों का जीना क्या दूभर कर दिया जा रहा है। क्या इस देश में मुसलमानों का रहना गुनाह हो गया है? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? मेरे साथ में फहीम सिद्दीकी जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं इस पूरी कार्रवाई को किस चश्मे से देख रहे हैं। क्या वह यह देख पा रहे हैं कि देश धर्म के आधार पर काम नहीं कर रहा है, देश केवल इस देश के साथ कौन है, उस देश के खिलाफ कौन है, उसके तहत काम कर रहा है, सरकार उस अनुसार काम कर रही है। और पीएफआई के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो हर देशवासी को चाहिए कि इस कार्रवाई के संदर्भ में अपना साथ सरकार के साथ रखे और देखे कि देश के खिलाफ काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। क्या कहते हैं फहीम सिद्दीकी जी? जी, 1995 में यूएपीए के तहत आतंकवाद का आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार ने सिमी को बैठ किया जी, और 127 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जी। और 20 साल तक उनका मुकदमा चला और अभी 1921 से पिछले साल उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया 127। अब ये 20 साल जो उनके हैं कहाँ गए? उस वक्त तो उनको आतंकवादी बना के पेश किया गया था कि बहुत बड़े आतंकवादी हैं। हमने 20 साल में जब वो गिरफ्तार हुए थे तो मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना था कि ये चीनी कौन सी तंजीम है। जब ये हाईलाइट हो तब मुझे मालूम था आप चीनी के हैं, सब आतंकवादी तंजीम है। तो इतने लोग गिरफ्तार करने के बाद 20 साल तक के उनका मुकदमा चल रहा और 20 साल के बाद उनको छोड़ दिया, बेइज्जत बरी कर दिया। 20 साल उनके कहाँ गए? जिन लोगों ने आतंकवादी बनाया था उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता है? तो आपने क्या समझ के उनको जो है आतंकवादी घोषित किया था? उसी तरीके से आज ये फिर एक आतंकवाद का नाम देके पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरे देश से 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें पीएफआई से कोई मतलब नहीं है जी, क्योंकि वो जैसा कि मैं सोचता हूँ कि वो साउथ की पार्टी है और सियासी पार्टी है, काम कर रहे हैं अपने कर रहे हैं, हम तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी आतंकवाद की गतिविधि में मुलविस है, कोई गलत काम करता है, देश के विरुद्ध काम करता है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसका मुकदमा चलना चाहिए, उसकी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। हम इसके विरुद्ध नहीं। और कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। तो फहीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं पीएफआई से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन अतीत के अनुभव उन्हें ये बता रहे हैं कि किसी को भी आतंकवादी के तौर पर चित्रित कर दिया जाता है और बाद में वो अदालत से बाइज्जत छूट जाता है तो कुल मिलाकर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती, ये सवाल उसके साथ में अंतर्निहित है। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा सुरक्षा मसले पर एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करता हूं और इसके लिए मेरे साथ में ब्रह्मदीप अलूने जी काफी देर से जुड़े हुए हैं। अलूने साहब, आपसे समझना चाहूंगा, मामला सियासी है या देश की सुरक्षा के साथ है? पीएफआई पर कार्रवाई एक सियासी लाभ लेने के लिए किया जा रहा उपक्रम है या आप मानते हैं वाकई देश के लिए एक खतरा बन चुके हुए संगठन पर देर आए दुरुस्त आय के तहत हो रही कार्रवाई है और सख्त होनी चाहिए और ऐसे लोगों के संदर्भ में कोई माफी भी नहीं होनी चाहिए? कहां है ब्रह्मदीप जी आप? देखिए डॉक्टर साहब, भारत की सुरक्षा को दो दृष्टि से देखने की जरूरत है जी। एक 2008 के पहले और एक 2008 के बाद, मतलब एनआईए के गठन के पहले और एनआईए के गठन के बाद जी। सबसे पहले तो पीएफआई मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बहुत समझ से परे है क्योंकि इस देश में भाजपाई मुसलमान हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस में मुसलमानों की कमी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी में मुसलमान है, देश की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधित्व का तो सवाल उठता ही नहीं। लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए एनआईए का, इसलिए मैंने जिक्र किया कि देखिए
सिमी के जो पूरा का पूरा सरगना है और सफदर नागौरी समेत सारे लोग 2008 में पकड़े गए थे इंदौर में जी। उसके पहले 3 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर हुए थे। एक हुआ था नवंबर 2007 में जो चोरल इंदौर में हुआ था, जो सिमी का आतंकी प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। दूसरा हुआ था थंगरपारा केरल में, जो दिसंबर 2007 में हुआ था। और तीसरा 2008 में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र उज्जैन के पास उन्हेल में पकड़ा गया था जी। अब पीएफआई सामाजिक संगठन क्यों नहीं है और आतंकी संगठन क्यों नहीं है, उसने इस प्रकार से प्रूव किया कि जब इस पर छापे मारे गए तो आप सरकारी संपत्ति को क्यों जला रहे हैं, आप हिंसक व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप बसों पर हमला क्यों कर रहे हैं, आप दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यालयों पर हमला क्यों कर रहे हैं। अगली बात देखिए, जब पीएफआई बना, थोड़ा रोकना चाहूंगा ब्रह्मजीत जी, माफी के साथ में आप अपनी बात पूरी करें, पर जिस आधार पर आप इसको सामाजिक या राजनीतिक संगठन मानने से इंकार करते हैं तो देश की कोई पार्टी बचेगी नहीं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने समय आने पर हाथ के पत्थर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए? हम पिछले 3 दशक की पत्रकारिता में ऐसे हजारों उदाहरण देखे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने गुस्से का प्रदर्शन करने के लिए मौका आने पर इस प्रकार की हरकतों का सहारा लेते हैं, बाद में भले ही खेद जताते हैं या इंकार भी कर देते हैं और उसे कुछ अराजक तत्वों की करतूत बता देते हैं। तो पीएफआई को केवल इस बात पर कि उसने बसों पर हमला क्यों किया, उसके कार्यकर्ताओं ने सरकारी संपत्ति को क्यों जलाया, सपा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, वामपंथियों के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसके संदर्भ में देश में उदाहरण नहीं है? आप इंकार करेंगे इस बात पे? हिमांशु, जैसे जी बढ़िया दिलचस्प सवाल है आपका। देखिए, पीएफआई जो है वो अपने आप को सियासी दल मानने से इनकार करता है। जो पीएफआई है वो अपने आप को सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन अब सामाजिक संगठन वो काम कैसा करता है? अब पाकिस्तान में एक संगठन है जमात उद दावा, जिसके जो सरगना है या जो जिसके बोस है वो हाफिज सईद है। हाफिज सईद जो है धर्मगुरु का दर्जा प्राप्त है और पाकिस्तान में बहुत पूजे जाते हैं। पाकिस्तान में पूजे जाएंगे, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वही लश्कर तोयबा को भी चलाते हैं। तो मैंने एक बात शुरू की थी कि जो एनआईए के पहले और एनआईए के बाद आंतरिक सुरक्षा को लेकर 2 बातें इस देश में जी। एक दौर हुआ करता था जब दिल्ली की गलियों में कोई किराए का घर लेता था और किराए के घर में वो रहता था, उसके बाद दिल्ली पर हमला कर लेता था। 2 से 3 महीने में किसी को पता नहीं चलता था। डेविड हेटली जो है वो अमेरिका से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, पूरा मुंबई की रेकी करते हैं और अंततः मुंबई में हमला हो जाता है, होटल ताज और जो भी हमले हुए थे वहां पर हुए थे। तो जब से पीएफआई बना, देखिए पीएफआई पर आखिर अंततः रेड डालने की जरूरत क्या है? इसके बहुत ही वाजिब और लॉजिक सवाल है और इसके जवाब देना चाहिए। जब जो पीएफआई बना तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 संगठनों से मिलकर बन गया पीएफआई। पीएफआई जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो वहां पर जो संगठन बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं वो संगठन विलय होते जा रहे हैं, जिसमें सिमी एक है। अब देखिए सिमी का नाम क्यों आएगा वो भी बड़ा वाजिब सवाल है। सिमी का जो सरगना है या जो सिमी की मूवमेंट हुआ करती थी वो उज्जैन में हुआ करती थी, इंदौर में हुआ करती थी। अब जो पीएफआई का जो बोस है वो इंदौर और उज्जैन में पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात है पीएफआई की एक महिला विंग है जिस वुमेन्स फ्रंट जिसको कहा जाता है। सिमी की एक शाहीन फोर्स काम किया करती थी जो नागदा से शुरू होती है और जो उज्जैन के पास नागदा से शुरू होती है और जिसके संबंध जो है कश्मीर के दुख्तराने मिलाप में से जुड़ते हैं। तो जो कश्मीर का दुख्तराने मिलाप जो एक संगठन है, आतंकी संगठन है जिसमें महिलाएं होती है, उनका बहुत स्पष्ट था कि वो महिलाएं घर में कट्टरवादी माहौल पैदा करती थी, वो विवाह आतंकवादियों से करती थी। और यही कारण है कि 89 के बाद जब ये काम करने लगा तो उनके घर जो युवा पैदा होने लगे, वो युवा 2000 के बाद देखिए सारे के सारे जो परिवार है वो पत्थरबाज बन गए। तो क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां इस बात का इंतजार करेगी कि पत्थरबाजों से कश्मीर के बजाय पत्थरबाज पूरे भारत में हावी हो जाए? और दूसरी बात, अभी जब रतलाम में पकड़े गए थे जो सूफा के सदस्य, तो ये जो पूरे के पूरे जो संगठन है, जो स्लीपर सेल काम कर रही है, ये स्लीपर सेल पीएफआई में मिल गई है। पीएफआई बहुत ही संगठित तरीके से आपकी पूरी बात से समझ में आ रहा है कि आप इस कार्रवाई के समर्थन में है, लेकिन मामला इतने पे खत्म नहीं होता है। आप नहीं मानते हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर देश के खिलाफ साजिश इतने व्यापक स्तर पर रची जा रही थी तो इन एजेंसियों ने बहुत देर की कार्रवाई करने में। पीएफआई तो निशाने पर कई साल पहले से,
उसकी गतिविधियों को लेकर केरल की सरकार तो लगातार सवाल उठा रही थी, कार्रवाई भी कर रही थी। देश की सरकार ने इतना समय क्यों लिया है? इसको लेकर कोई नाराजगी आपकी नहीं? आप जैसे विशेषज्ञ को आपको शिकायत नहीं है? 2017 में हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी कहते हैं प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, आज भी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिबंध देश की सरकार अभी भी नहीं लगा पाई। क्या कहते हैं इस पर? साहब, जो हमारा संविधान है वो उदारता का झोला है, और उस उदारता के झोले के फलस्वरूप जो निर्दोष लोग हैं वो अक्सर छूट जाते हैं। कई मामले ऐसे हुए जिसमें जो लोग हैं वो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एविडेंस जुटा ही नहीं पाए। ये बहुत अच्छा है कि एनआईए ने ऐसे लोगों से लोगों पर नजर रखी। एनआईए ने देखा कि कौन कौन सी जो स्लीपर सेल्स है वो इस संगठन में मिलती है। पूरा उनको 1 दशक का समय दिया, उन पर पूरा नजर रखी, और यही कारण है कि अब पीएफआई पकड़ में नहीं आ रहा है। इस देश के स्लीपर सेल जो है कई संगठन पकड़ में आ रहे हैं, और अब एविडेंस के साथ जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उनको सजा भी मिलेगी। क्योंकि आप जल्दबाजी में जब पकड़ते हैं तो इस देश के जो राजनीतिक दल हैं वो हल्ला मचाते हैं, इस देश में आतंकवाद का राजनीतिकरण होता है। इन सब चुनौतियों को देखते हुए निस्संदेह एनआईए ने बहुत अच्छा काम किया है। और तो ब्रह्मदीप अलूने जी का मानना है देर आए दुरुस्त आए, कुल मिला के बहुत अच्छा काम किया है। पहले देखते रहे क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और सब कुछ देख लेने के बाद में अब पूरी कार्रवाई को अंजाम दिए हैं। अतिकुर रहमान साहब से मैंने इस बातचीत की शुरुआत की थी, वापस अतिकुर रहमान साहब पर ही पहुंचता हूं। सारी चर्चा के निष्कर्ष में यह है कि पीएफआई है तो गड़बड़, लगातार गड़बड़ी काम कर रही थी। तथ्य जुटाए जा रहे थे अतिकुर रहमान साहब, लोगों को अपराध करने दिया जा रहा था ताकि उन्हें अपराध करते हुए पकड़ा जाए, ताकि वो बच ना पाए। देश की सरकार, देश की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इतने योजनाबद्ध तरीके से पूरे को अंजाम दिया है। प्रसन्न देश की सरकार से आप, देश की एजेंसियों की कार्रवाई से देश को सुरक्षित महसूस पा रहे हो आप, निश्चित, या कुछ और महसूस कर रहे हैं? और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि मैं डरा हुआ हूं, तो ब्रह्मदीप अलूने जी की बात सुनकर कहीं और तो नहीं डर गया अतिकुर रहमान साहब? नहीं, थोड़ी सी आदत की पड़ती जा रही है डॉक्टर साहब, और ब्रह्मदीप साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफी अच्छी बातें भी पहलू सामने रखे हैं, और सीरियस मामला है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई बगले झागने वाली बात नहीं है। देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी, और खास तौर से ऐसे दौर में जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, जो कि हमारे तमाम भारत के लोग खून पसीना एक करके उसको बनाने भी जा रहे हैं, ऐसी हालत में जब तक की सुरक्षा, अब ये देश की सुरक्षा को खतरा कौन कौन से फोर्सेस से और कौन कौन से चैलेंजेस से आ रहे हैं, जरा इसके ऊपर भी ध्यान डाल दें। क्या सिर्फ पीएफआई से ही आ रहा है? क्या उन तत्वों से नहीं आ रहा है जो आए दिनों एक तरह की मुहिम चला के एमएलए खरीदते रहते हैं, राज्यों की सरकारें गिराते फिरते हैं? उनसे देश को सुरक्षा के खतरा नहीं है? क्या उन तत्वों से नहीं जो डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म को ताक पे रख के काम करते हैं, उनसे खतरा नहीं है? क्या उन फोर्सेस से खतरा नहीं है जो आपने कहा स्लीपर सेल्स, मान लिया मैंने आपकी बात 10 साल से, स्लीपर, और उन लोगों का क्या जो कि डंके की चोट पे अधर्म संसद करती हैं और कहती हैं कि इन लोगों का नरसंहार किया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं ब्रह्मदीप जी आप? अरे अगर सुरक्षा की बात करना है तो तमाम पहलुओं पे आप नजर डालिए ना। सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु रहेगा, मुसलमान और पीएफआई, और हर वो तत्व जिसके साथ मुसलमान नाम शामिल है, उनको आप खत्म करना चाहते हैं। और ये भी मैं क्यों मान लूं डॉक्टर साहब, कांग्रेस मुक्त भारत का आपको नारा किसने दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस मुक्त भारत का नारा किसने दिया? महबूबा मुफ्ती मुक्त भारत का नारा आपने किसने दिया? यूपी की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको सब आतंकवाद के साथ जोड़ते रहते हैं, बीजेपी, आरएसएस। कौन सी मजाक की बात कर रहे हैं हम देश की सुरक्षा को लेकर? वो ताकतें जो आज सत्ता में बैठी हुई है, वो आज उन्होंने डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, गवर्नर की पोजीशन को ताक पे रख के काम कर रही है। वो देश की सुरक्षा के लिए काम हो रहा है। तो अतिकुर रहमान साहब तो बहुत नाराज है। अतिकुर रहमान साहब को लग रहा है कि भाई देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए,
पर मुसलमानों को ही इस देश के लिए जैसे खतरा मान लिया गया है, ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है। गुलरेज शेख मेरे साथ में हैं। गुलरेज शेख साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप अतीकुर रहमान साहब के इस आकलन से? हमारे साथ फहीम सिद्दीकी साहब हैं, वो भी लगभग इन्हीं मनोभाव के साथ में हैं। क्या आप मानते नहीं इस बात को कि पिछले कुछ समय से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो ये मान लिया जाए देश के खिलाफ है, अगर आप मुसलमान हैं तो मान लिया जाए देश की हुकूमत के खिलाफ है, अगर आप मुसलमान हैं तो मान लिया जाए कि कुल मिलाकर आपकी आस्था पाकिस्तान के साथ है? क्या बोलते हैं गुलरेज शेख साहब? क्या कुछ घटनाएं अतीत में ऐसी घटित नहीं हो रही हैं जिसके चलते वाकई ये वातावरण बन तो रहा है? देखिए, ये आपके नजरिए का फर्क हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक मुसलमान बैठा हूं और मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं और पक्का भाजपाई भी हूं। दोनों चीजें हैं। मुझे किसी ने आज तक किसी गलत नजरिए से नहीं सोचा, ना मुझे मेरी प्रोग्रेस को पॉलिटिक्स में किसी ने रुकने दिया, ना सामाजिक स्तर पर रुकने दिया। तो मैं अपने आप को उतना ही लायक समझता हूं जितना ब्रह्म भट्ट जी हो या फिर ब्रह्मदीप जी हो या फिर हिमांशु साहब हो या कोई और हो। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता और ना मेरे आसपास के जो मित्रगण हैं उनको ऐसा लगता है। तो ये एक इस अब जब तक आप भाजपा में हैं तब तक तो आपको ऐसा लगेगा भी कैसे डॉक्टर गुलरेज साहब, लेकिन थोड़ा सवाल व्यापक है ना, तो थोड़ा व्यापक तौर पर बात करते हैं। कुल मिलाकर क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि देश में माहौल तो ये बन रहा है, देश में वातावरण ये बन रहा है जिसके चलते मुस्लिम तबके को कहीं ना कहीं असुरक्षा बोध आ रहा है? इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि अतीत में ऐसा रहा कि लोगों को इस प्रकार के वातावरण बनाकर ही लाभ मिलता था, अब वो लाभ नुकसान में परिवर्तित हो गया, इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है? देखिए साहब, मुझे लगता है कि मुसलमानों में इसकी सोच नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे अभी अजय भाई बात कर रहे थे, ये लोग उनके अंदर ऐसी सोच भरने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे स्मरण है इस चीज का कि आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तो कभी कानपुर में, तो कभी नासिक में, तो कभी मुंबई में उठाकर मुस्लिम लड़कों को पकड़ लिया जाता था और ऐसा लगता था कि सबके सब मुसलमानों के सिर पर एक सील लगा दी है मेड इन अलकायदा की। आज वो स्थिति नहीं है। पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर छापेमारी हो रही है, लेकिन क्या हर मुसलमान को उठाकर ऐसा किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो ये जो टारगेटिंग थी वो मुसलमानों की खत्म हुई है मोदी जी की सरकार में। आप आज भी आंकड़े उठा के देखिए कि जेलों में बंद मुसलमान कितने हुआ करते थे कांग्रेस शासन काल में और कितने बीजेपी शासन काल में। एक बार बताइए गुलरेज शेख जी, आपकी सरकार इतनी लिजी सी क्यों लग रही है इस समय पे? इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई, 15 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी, सारी छापेमारी किसके ऊपर? पीएफआई के ऊपर। इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी, इतने संगीन किस्म के आरोप, इसके बाद भी वो संगठन प्रतिबंधित नहीं। इतनी दमदार सरकार, फैसले लेने वाली सरकार, इसके बावजूद भी संगठन के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वेबसाइट चल रही है, अभी भी खाते खुले हुए हैं, जो चाहे मेंबर बन जाए। तो थोड़ा बताइए तो सही, है क्या ये आपका खेल? हिमांशु जी, आप मोदी सरकार के विषय में कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी कि पारदर्शी न्याय व्यवस्था में भरोसा रखती है मोदी सरकार। अरे काहे की पारदर्शी व्यवस्था गुलरेज शेख जी? देश के खिलाफ साजिश कर रहा है संगठन, देश के खिलाफ इतने गंभीर किस्म के आरोप एजेंसियां बता रही हैं, फिर भी वो संगठन अस्तित्व में बना हुआ है, उस संगठन पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे और हमें यहां पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे सर, पारदर्शी सरकार, आपसे सीधा सवाल है, जितने गंभीर किस्म के आरोप हैं, ये संगठन 4 घंटे के लिए भी वैध कैसे है? इतने दमदार लोगों के होते हुए ये सवाल मैं उठा रहा हूं, तो आप मुझे ज्ञान दे रहे, थोड़ा इसका उत्तर तो दीजिए ना। जिन सरकार पर और जिस नेतृत्व पे इस कदर भरोसा है देश का, 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार देश के लोगों ने भरोसे करके अस्तित्व में लाई, जिस सरकार के नेतृत्व के संदर्भ में इस किस्म की बात कही जाती है कि पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है, वहां देश के खिलाफ काम करने वाला संगठन, पिछले 1 हफ्ते से इतने गंभीर किस्म के आरोप, इसके बावजूद भी संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया। क्या लाचारी, क्या मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं, किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है। एनआईए की जांच पूरी हो जाने दीजिए, एनआईए सब चीजें सामने रखेगा और जो गृह मंत्रालय को निर्णय लेना होगा लेगा।
एनआईए के ऊपर हम दबाव नहीं डालेंगे कि आप ये करो या ये मत करो। एनआईए को अपनी जांच पूरी करने आप जैसा सुधी प्रवक्ता की दलील मेरी समझ में नहीं आ रही। भाई एनआईए तो चीख चीख के बता रहा है, ये मिला, वो मिला, ये भी मिला, वो भी मिला, आरएसएस का मुख्यालय उड़ा रहे थे, भाजपा के नेताओं को मारने जा रहे थे, देश के टुकड़े करा रहे थे, 2047 में इस देश को इस्लामिक मुल्क बना देंगे। और क्या चाहते हो आप? इससे ज्यादा क्या चाहिए एक संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए? तो अभी आप कह रहे हो अभी जांच होने दीजिए, फिर हो जाएगा, गृह मंत्रालय फैसला लेगा। थोड़ा विरोधाभास नहीं है? अजय उपाध्याय जी आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रहे हैं, और अभी 2-4 दिन में जब कार्रवाई दिखेगी ना, इतनी ठोस कार्रवाई दिखेगी कि इनके मुंह के ऊपर खीले ठुक जाएंगी, हंसी निकल जाएगी इनकी। अरे अजय उपाध्याय जी, डर तो नहीं गया आप? गुलरेज शेख जी आपको पीएफआई पे कार्रवाई भले ही ना करे, पर आपके खिलाफ कार्रवाई की संभावनाएं बता दी है। क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी? देखिए, गुरलेश भाई की मजबूरी मैं समझ रहा हूं। उन्हें तो बस सियासत ही दिखती है, उनके पार्टी को सिर्फ देश में सियासत के लिए वो कुछ भी करेंगे, और जहां राजनीति उनकी नहीं सदती है वो वहां कुछ भी नहीं करेंगे। ये उनका सिद्धांत है। यही सबका साथ और सबका विश्वास का मूल मंत्र है इनका। अब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को, क्या समान अपराध का प्रश्न बनाया जा सकता है? जिस तरह हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे कहा कि 10 साल से ये संगठन फैलता पलता फूलता रहा, देश में केरल से लेकर के और असम तक पहुंच गया। हमारे बिहार के, मैं जहां से आता हूं, गांधी की कर्मभूमि से चंपारण में लोग पकड़े जा रहे हैं, और उज्जैन जहां बाबा महाकाल की धरती है वहां भी लोग पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद भी ये संगठन इस देश में यदि चल रहा है तो किसके इशारे पर चल रहा है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ये रेड लाइट क्रॉस करने वाला संगठन है, जैसे कि पुलिस करती है? रेड लाइट क्रॉस कर गया, पहले आगे बैठी रहती है कि अपराध तो करने दो फिर मैं पकड़ूंगा। अरे भैया, राष्ट्र के साथ यदि कोई अपराध कर रहा है और इसके आपको सबूत मिल रहे हैं, तो सबूत के बाद भी आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में लिखती है केंद्र सरकार को, निवेदन करती है, विनम्र निवेदन कि संगठन पर बैन करो। क्यों सो रही थी आपकी सरकार 2017 से 2022 तक? ये कहीं ना कहीं मिली भगत है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। राष्ट्र के सुरक्षा के साथ समझौता है, यदि समझौता नहीं होता तो इतने साल में इतना आगे क्यों बढ़ गया? तो अजय उपाध्याय जी का कहना है कि यह सब तो संदेहास्पद है। जिस संगठन के संदर्भ में 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध के साथ में भारत सरकार को पत्र लिखा, 5 साल बाद भी उस संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया। और आज पूरे देश को बता रहे हो ये संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा है, और देखो हम कितनी मजबूत कार्रवाई कर रहे हैं। गुलरेज शेख जी, आप मुस्कुरा भले लो, पर इसका उत्तर चाहिए देश को। इसका उत्तर जब मिले तो आप दीजिएगा जरूर। आज आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पास में फहीम सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब, आप इस मांग से सहमत हैं कि अगर पीएफआई पे इतने गंभीर आरोप हैं तो ऐसा संगठन अभी भी प्रतिबंधित क्यों नहीं है देश में? क्या कहते हैं? नहीं, खाली आरोप तो नहीं, अगर वाकई में वो इस उसमें लिप्त है, अपराध में लिप्त हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। वो पीएफआई हो या एनआईए की निगाहें किसी भी संगठन के ऊपर हो, वो उसको बैन करना चाहिए। आप अगर की बात कह रहे हैं, देश की इतनी जिम्मेदार एजेंसी बता रही है कि कितने खतरनाक कामों में लिप्त है, तो आप क्या चाहते हैं? पहले जांच हो, जांच के बाद सुनवाई हो, सुनवाई के बाद अदालत का फैसला हो, और 10-20 साल में जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाए तब संगठन के खिलाफ कार्रवाई हो? या आपको लगता है देश की एजेंसी या देश की सरकार देश को ये बता रही है ये संगठन इतने खतरनाक कामों में लिप्त है तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए? लेकिन उसके बाद जब मुकदमा चलता 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है कि बेइज्जती कर दिया, तो उस वक्त तो सारे सूबों तो कहते हैं साहब ये इल्जाम लगाए हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है, उनको वहाँ पे बारूद भी मिल जाता है, उनको वहाँ असलहा भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। साहब बड़ी तार्किक बात कर रहे हैं इस देश के संदर्भ में कि जब हम आरोप लगाते हैं तो ये बताते हैं देखिए कितना सनसनीखेज किस्म का मामला हम खोज कर लाए हैं, कितना बड़ा मामला हमने निकाला है, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश को हमने समय रहते रोक लिया है। पर जब मामला अदालत में जाता है तो हम अपने आरोपों के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाण नहीं दे पाते, और जिनको इतने गंभीर मामलों में आरोपी बताते हैं वो बाइज्जत छूट जाते हैं, और जैसे वो छूटते हैं तो इन एजेंसियों की साख, इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली सब सवाल के घेरे में आ जाता है। तो ब्रह्मदीप अलूनी जी मेरे साथ में है, वो हमें बता रहे थे छूट ना जाए इसलिए इन्हें खिलाफ करने दिया। 5 साल 7 साल देश के खिलाफ तुम करो, जितना कर सकते हो करो, ताकि तथ्य मिल जाए, सबूत मिल जाए, और अब सबूत मिल गए तो कार्रवाई की जा रही। कुछ ऐसे ही ब्रह्मदीप जी भरोसा दे रहे हैं आप कि अब ये लोग नहीं छूटेंगे? जो पहले लोग छूटते आए हैं
वैसा खेल अब नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद ही योजनाबद्ध तरीके से इनको करने दिया है और तथ्यों के साथ अब इनको पकड़ लिया है। क्या कहते हैं ब्रह्मदीप जी? होगी और ये बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के जो काम है, इन लोगों ने अपने कामों से प्रूव कर दिया है। और जैसा मैंने कहा, तो अलोनी जी, बीच में मैं रोकता हूं, थोड़ा अतीकुर रहमान साहब की जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अतीकुर रहमान साहब बड़े ही संजीदा किस्म के व्यक्ति हैं, हम कई सालों से अपने साथ उनको चर्चाओं का हिस्सा बनाते रहे, तथ्यों से परे जाके वो बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई की वेबसाइट पर एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं है, और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है उनके पास विजन डॉक्यूमेंट है और ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर लगे थे। थोड़ा इसके संदर्भ में बताइए ना। हिमांशु जी, मैं अपने फेसबुक पर अपने आप को देशभक्त बताता हूँ, राष्ट्रवादी बताता हूँ, लेकिन वहीं पर जब मैं कार्य करता हूँ तो इस देश के खिलाफ करता हूँ। क्या इस बात की इजाजत है मुझे? मतलब आप जिस विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, पीएफआई यदि इस प्रकार की बात करती है, देखिए समाज के बीच जाके ठीक से आप तकरीरें कीजिए। आप यदि समाज के बीच काम करना चाहते हैं तो आप क्या हिंदू क्या मुसलमान, वैसे भी पीएफआई दलितों और आदिवासियों की भी बात करती है, तो सबसे आके मिलिए। क्या जरूरत है आपको भड़काऊ जो है पर्चे छापने की? आपको क्या जरूरत है जो सिमी के जो लोग हैं उनको अपने आप में मिलाने की? आपको क्या जरूरत है छुप के काम करने की? फिर मैंने एक बात और कही कि देखिए जो सिमी को लेकर इन लोगों का नाम क्यों ना आया और एनआईए क्यों गंभीर हुई, इसके बारे में जो मैंने बात कही थी कि केरल का जो थंगरपारा है, केरल के थंगरपारा का जो उसका मास्टरमाइंड था वो अमिल परवेज था, जो गोधरा कांड का आरोपी है। अब वही वह थंगलपारा के बाद उन्हेल पर एक कैंप होता है। अब वहां से जो केरल से एक जो संगठन बनता है, वो केरल से संगठन आके उज्जैन में बन जाता है। केरल में जो भाषा बोली जाती है मलयालम बोली जाती है, उज्जैन में जो भाषा है वो हिंदी बोली जाती है। मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व की कमी नहीं है, मुसलमान बहुत ही राष्ट्रवादी लोग हैं। एनआईए में भी मुसलमान होंगे, सीआरपीएफ में भी मुसलमान हैं, इस देश की सेना में भी मुसलमान है। मुसलमानों का जो इतिहास है इतना परिष्कृत है, इतना बेहतरीन है कि हमारे देश के लिए उन्होंने जान भी दी है। तो फिर पीएफआई जैसे जो संगठन है उनको भड़काऊ बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? वो लोग क्यों जो वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, बच्चों को भड़काते हैं, बच्चों से पत्थर फिकवाते हैं, फिर बच्चों के केस लड़ते हैं और केस लड़ने के बाद उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके अंततः ये बता देते हैं कि जो मुसलमानों की हिमायती है वो सिर्फ पीएफआई नहीं है, पीएफआई ही है। तो एनआईए ने ये बताया है पीएफआई को कि मुसलमानों के हिमायती सिर्फ आप नहीं है, मुसलमानों के हिमायती इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू भी हैं, क्योंकि इस देश का जो विविधतापूर्ण व्यवहार है, जो इस देश की विविध संस्कृति है, वहां पर किसी एक समुदाय विशेष तो ब्रह्मदीप अलोनी जी बता ये रहे हैं कि एक सुनिश्चित तरीके से पीएफआई ने काम किया है इस देश में रहने वाले मुसलमानों को देश के खिलाफ करने के लिए, देश की वर्तमान सरकार के खिलाफ करने के लिए, देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करने के लिए, और सुनियोजित तरीके से ये सारे तथ्य जुटाकर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए ब्रह्मदीप जी का भरोसा है कि इस बार जो कार्रवाई हो रही है उसमें पकड़े गए लोग वास्तविक तौर पर दोषी हैं और किसी भी अदालत में ये बख्शे नहीं जाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। गुलरेज शेख जी को लग रहा है कि ऐसे मौके पर उन्हें भी कोई टिप्पणी करनी चाहिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के वह प्रतिनिधि हैं, तो हम कार्यक्रम में अंतिम टिप्पणी गुलरेज शेख जी की ही सुनते हैं। जी गुलरेज जी। देखिए हिमांशु जी, एक बात आप समझिए कि जब भी कोई छूटता है तो वो सबूतों के अभाव में छूटता है, क्योंकि देश चलता है कानून से और न्याय होता है कानून से। तो जिस प्रकार की आप कार्रवाई देख रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि एकदम से बयान लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एजेंसीज जो है पर्याप्त सबूत इकट्ठे करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगी, ताकि उससे क्या होगा कि जब होम मिनिस्ट्री कोई कार्रवाई करेगी और वो कोर्ट में जाएगी चैलेंज करने के लिए जो संगठन है, तो उसके खिलाफ कोर्ट निर्णय देगी जब तथ्य पूरे रखे जाएंगे। तो मुझे लगता है एजेंसी वही काम कर रही है। लेकिन मैं एक चीज के लिए निवेदन करूंगा अजय उपाध्याय जी की कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मैं आज शाम से इस पे बहस कर रहा हूं अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसका पॉलिटिकलाइजेशन भी कर रही है, वो साफ रुख नहीं रख रही है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, राष्ट्रीय अखंडता की बात, आपकी तो कुल मिला के साफ रुख कांग्रेस का ये चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कांग्रेस बोले आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब तक कांग्रेस ये बोलेगी नहीं तब तक आपको रुख साफ दिखता नहीं। पर अब डॉक्टर अजय उपाध्याय
इस चैनल पे आकर ये तो कहने से रहे कि गुलशन शेख आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तो हम भी आपसे सवाल यही कर रहे हैं, कितना भी अच्छा आप काम कर रहे हैं, पर पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश में सवाल उठाता है। हम पाकिस्तान के संदर्भ में पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि देखो ये पाकिस्तान आतंकी मामलों में प्रश्रय देता है, ये एक आतंकी राष्ट्र है। बहुत अच्छी बात है, आप पूरे देश को बताते हैं, पर पूरी दुनिया को जब हम ये बताते हैं तो दुनिया के देश हमसे ये सवाल करते हैं, आप पूरी दुनिया से चाहते हैं कि पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दो क्योंकि वो आतंकी राष्ट्र है, पर क्या आपने खुद पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया कि वो आतंकी राष्ट्र है? उस पर आप मौन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से पीएफआई के संदर्भ में पूरे देश को एजेंसियों के माध्यम से और भाजपा के प्रवक्ता चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह एक आतंकी संगठन है, देश के खिलाफ काम करने वाला संगठन है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रखने वाला संगठन है। लेकिन हम सब सवाल ये कर रहे हैं कि अगर देश के खिलाफ इतने सुनियोजित तरीके से कोई संगठन काम कर रहा है तो उसे प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा रहा है? उसमें काम करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पर अभी भी वो नए सदस्य बनाए तो वो गैर कानूनी नहीं है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। क्या समय नहीं आ गया है कि भारत सरकार इस संदर्भ में बगैर विलंब किए संगठन को प्रतिबंधित करे ताकि ये भरोसा बन पाए कि वाकई इस संगठन के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। कुल मिलाकर जो भी इस देश के खिलाफ गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो इस देश का बच्चा बच्चा उसका विरोध करेगा। यही इस देश की एकता की बुनियाद है और इसी बुनियाद को व्यक्त करता हुआ राहत इंदौरी का कमाल का शेर है जो इस देश का बच्चा बच्चा कहना चाहता है उन तमाम लोगों से जो इस देश को बिखेर देना चाहते हैं। तो हमारा आज का शेर कहता है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो इस देश के 135 करोड़ लोगों की जुबान ये है। इसलिए पीएफआई हो या कोई अन्य संगठन, ये देश न बिखरने वाला है न टूटने वाला है। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।